Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 38, Mathematics second year, chapter number 7, Vectors. And today's topic is Vectors in space. This is the last lecture of exercise 7.2. And today's learning outcomes are the students will be able to find a vector parallel to a given vector. Means ये आपके पास जो important हमारे पास आज की learning outcomes हैं कि हमने vectors find करने हैं parallel to given vectors. Okay बेटा. And also students will be able to state and prove the commutative law for vector addition, and also students will be able to state and prove the associative law for vector additions. Means हम इसमें commutative law देखेंगे कि vector जब ऐड करते हैं उसमें commutative law hold करता है, उसी तरह associative law भी hold करता है. ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे. तो ये आज के लर्निंग आउटकम्स हैं. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जो आज का क्वेश्चन आपसे बेटा वो ये है, हाउ कैन यू वेरीफाई द गिवन ट्रिपल्स. मींस जो एंगल आपको गिवन होते हैं तीन आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर के वो एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं, किस तरह वेरीफाई करते हैं. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था उसको रिकॉल करें कि बेसिकली हम कैसे वेरीफाई करते हैं उसको. तो जो आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, जो हमारे पास एंगल्स गिवन होते हैं, तो अगर हम उनका कॉस का स्केल लेके अगर हम ये चीज़ प्रूव कर पाएँ कि उनका जो डायरेक्शन कोसाइंस का स्केल को ऐड करके अगर आंसर आपके पास 1 आ जाए, इसका मतलब है जो गिवन एंगल्स होते हैं, जो गिवन ट्रिपल्स होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, वो डायरेक्शन एंगल है. अगर आपके पास आंसर 1 नहीं आता आपके पास इन तीनों को सॉल्व करने के बाद, तो आपके पास क्या होता है, वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं होते पर्टिकुलर वेक्टर के. तो ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करना होता है अगर आपने प्रूव करना है कि वो एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स हैं. तो सिमिलरली इसमें भी आपके पास ये आपको शो किया गया कि अगर आपने चेक करना है कि वो डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं, तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये एल स्केयर एम स्केयर एन स्केयर, ये वही चीज़ है. एल का मतलब है आपके पास कॉस स्केयर अल्फा, एम का मतलब है एम स्केयर का मतलब है कॉस स्केयर बीटा, और एन का मतलब है कॉस स्केयर गैमा. यहाँ देखें एल की वैल्यू उसने कॉस अल्फा ली हुई है, एम कॉस बीटा ली हुई है और एन कॉस गैमा. इन तीनों को सॉल्व करें तो आपका आंसर 1 आता है, उसका मतलब है वो एंगल डायरेक्शन एंगल्स है. तो ये चीज़ें कुछ हम रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियसली. और आज जो हम देखने जाएंगे बेटा वो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. कुछ हम वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जो वेक्टर्स को हम प्लेन में डिस्कस करते हैं या स्पेस में डिस्कस करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो होल्ड होती हैं वेक्टर्स के लिए. तो कुछ जो हमारे पास लॉ, उसको लॉज भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कम्यूटेटिव लॉ या उसको प्रॉपर्टी कहते हैं कि वो होल्ड करती है वेक्टर्स पे. सो कहता है वेक्टर्स बोथ इन प्लेन एंड स्पेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. लेट हमारे पास तीन वेक्टर है यू वी डब्ल्यू. मतलब कि अगर हम स्पेस में बात करेंगे तो आपके पास तीन वेक्टर चाहिए, अगर आप प्लेन में बात करेंगे दो वेक्टर्स आप लेंगे. इन द प्लेन और स्पेस लेट ए बी, जो आपके पास एक दो नंबर्स हैं बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स, मतलब कि ये रियल नंबर्स है, कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास ए बी की. एंड देन दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. मतलब कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करें, यू पहले और वी बाद में, इन दोनों को ऐड किया तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इक्वल होगा अगर आप पहले वी लिखते हैं और बाद में यू, मतलब कि वी प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस वी. तो इस तरह की जो चीज होती है आपने देखा है ये नंबर्स में आपके पास होता है, तो ये वेक्टर्स में भी ये चीज होल्ड करती है, मतलब कि वेक्टर्स में क्यूमुलेटिव लॉ जो है या प्रॉपर्टी होल्ड करती है. सिमिलरली इफ यू हैव थ्री वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू और उनको आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि पहले आपने u प्लस वी फाइंड किया और उसके रिजल्ट को आपने w में ऐड किया, तो वो कहता है जो आंसर आएगा वो बेसिकली इसके इक्वल होगा. तो आपने क्या किया, पहले आपने v और w को फाइंड किया और उसको रिजल्ट को u में ऐड किया. तो ये दोनों रिजल्ट हैं, ये आपके पास दोनों आंसर सेम आएंगे. मतलब कि ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता कि आपने u पहले लिखा है v. अगर तीन वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह भी ऐड कर लें तब भी रिजल्ट सेम आएगा, और अगर आप इनको इस तरह ऐड कर लें तब भी रिजल्ट सेम आएगा. मीन्स ये जो एसोसिएटिव लॉ है या प्रॉपर्टी है वो आपके पास वेक्टर्स में भी होल्ड करती है. जैसे नंबर्स में भी हमने देखा होल्ड करती है, तो ये वेक्टर्स में भी होल्ड करती है. इसी तरह अगर आप एक वेक्टर को किसी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर बन जाएगा वो, और नेगेटिव ऑफ वेक्टर और उसी वेक्टर में ऐड कर दें उस नेगेटिव वेक्टर को अपने वेक्टर में, तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा. मतलब कि अगर एक वेक्टर को उसी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बेसिकली क्या कहलाता है, ये इनवर्स कहलाता है. जैसे हम कहते हैं कि 1 का इनवर्स क्या है, -1, कि जब हम दोनों को ऐड करें हमारे पास रिजल्ट क्या है, जीरो आ जाए. तो बेसिकली इसी तरह वेक्टर्स का जो इनवर्स होता है वो इटसेल्फ होता है विद नेगेटिव साइन. तो हमारे पास वेक्टर्स में भी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और उनके ऐड होने के बाद रिजल्ट एक नंबर ए है, मतलब उसको रियल नंबर है, वो उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने पहले क्या किया, पहले v प्लस डब्ल्यू जो वेक्टर्स है उनको ऐड किया, उसका रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को फिर आपने उसके रिजल्ट को फिर आपने a से मल्टीप्लाई किया. तो ये चीज किसके इक्वल होगी कि आप इंडिविजुअली क्या करें, पहले v को आप वेक्टर को a से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह
w को भी a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को रिजल्ट को ऐड करें तो दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे। मींस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है वेक्टर्स के ऊपर। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने नंबर्स के हवाले से पढ़ी हुई है, रियल नंबर्स के हवाले से, लेकिन अब हम वेक्टर्स को डिस्कस करें कि ये प्रॉपर्टीज वेक्टर्स में भी होल्ड करती हैं। और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि आपके पास पहले आपके पास एक वेक्टर u है, वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके रिजल्ट को आपने क्या किया, इसके रिजल्ट को बाद में a से मल्टीप्लाई किया, तो ये कहता है ये रिजल्ट इक्वल होगा अगर आप क्या करें, ए बी जो है उनको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दें u से, मतलब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसके रिजल्ट को उस वेक्टर u से मल्टीप्लाई करें, तो ये बेसिकली दोनों चीजें आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी। तो ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि आपके पास दो नंबर है तो ये मैटर नहीं करता अगर ये 2 और 3 से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कि पहले 3 से करें फिर 2 से करें, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट जो है वो दोनों इक्वल होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास वेक्टर्स में होल्ड करती है। इसमें जो चीज़ हमारे पास हमने दो जो है प्रूफ देखने हैं वो ये देखने हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ। बाकी प्रूफ आप बेटा खुद देख लीजिएगा इनको। तो कहता है कि हम देखने जा रहे हैं कि ईच प्रॉपर्टीज इज वेक्टर्स इज कंपोनेंट ऑफ आर स्क्वायर और आर क्यूब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जैसे रियल नंबर्स को हमने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया था, सिमिलरली आप इसको भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं दोनों प्लेन में भी और स्पेस में भी। आर स्क्वायर का मतलब है प्लेन और आर क्यूब का मतलब है स्पेस। सिंस एनी टू रियल नंबर्स आपके पास ए और बी है तो हमें पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर ए प्लस बी हो तो उसका आंसर बी प्लस ए होता है। इस तरह वेक्टर्स में आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर यू है उसके कंपोनेंट है एक्स और वाई, और एक वी कंपोनेंट है उसके वी वेक्टर उसका कंपोनेंट है एक्स डैश और वाई डैश। तो मैं यू प्लस बी का अगर देखूँ तो यू प्लस बी को क्या लिखूंगा, पहले यू के कंपोनेंट और प्लस बी के कंपोनेंट। अब हमें पता है कि एक्स एक्स में ऐड होता है और वाई वाई में, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ये बन गया एक्स प्लस एक्स डैश और वाई प्लस वाई डैश। अब आपके पास ये 1 प्लस 2 लिखा हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 प्लस 2 लिखूँ या 2 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया बेटा, देखिए एक्स प्लस एक्स डैश, तो मैंने क्या किया एक्स डैश पहले लिख दिया और एक्स को बाद में। सिमिलरली वाई प्लस वाई डैश था तो उसको हमने क्या किया वाई डैश प्लस वाई। अब मैं अगेन जैसे मैंने यहाँ पे इनको ये पहले सेपरेट थे, जब उनको मैंने ऐड किया तो ये रिजल्ट बना। अब अगेन जब मैंने उसकी पोजीशन चेंज की उसके बाद फिर मैं उसको सेपरेट करने लगा, तो मैंने क्या किया एक्स डैश और वाई डैश इसको अलग कर दिया और प्लस का साइन और एक्स और वाई मतलब के जो सेकंड कंपोनेंट थे वो हमें सेकंड वेक्टर को शो कर रहे हैं और पहले कंपोनेंट जो है वो पहले वेक्टर को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स डैश वाई डैश मैंने पहले लिख लिया और एक्स डैश एक्स और वाई वो बाद में। ये क्या चीज थी, ये वेक्टर वी था और ये क्या था वेक्टर यू था, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया वी प्लस यू। आपने u प्लस वी से स्टार्ट किया और v प्लस यू आ गया, इसका मतलब है ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन आर स्क्वायर इज कम्यूटेटिव, मतलब कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है आपके पास वेक्टर्स के अंदर भी। ठीक है, तो इसी तरह हम एसोसिएटिव लॉ भी देख लेते हैं बेटा। अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वेक्टर चाहिए होते हैं। तो आपके पास ये आपके पास नंबर्स में अगर a प्लस बी हो और उसके रिजल्ट को c में ऐड करें तो उसके बराबर होता है कि अगर आप b प्लस सी को पहले फाइंड कर लें उसके रिजल्ट को a में फाइंड करें उसको ऐड करें तो बेसिकली दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। वेक्टर्स में क्या आपको 3 वेक्टर्स चाहिए, u और v पहले आप डिफाइन कर चुके हैं। अब आपने w एक वेक्टर ले लिया जो कि आपके पास है एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश, और ये आपके पास आर स्क्वायर में क्योंकि स्पेसिफिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप एक और कंपोनेंट z भी ले लेंगे फिर वो आर क्यूब में आ जाएगा, तो z में भी हम आर क्यूब में भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया पहले u प्लस वी ले लिया। अब u प्लस वी को डायरेक्टली उसने उसका आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब u प्लस वी का मतलब है कि x प्लस एड डैश मतलब कि x कंपोनेंट में ऐड होगा और y प्लस वाई कंपोनेंट में ऐड होगा और प्लस w, और ये प्लस w उसने ज्यादा लिखा हुआ है आपने, मतलब कि u प्लस वी के रिजल्ट को कंबाइंड रिजल्ट लिखा हुआ उसने प्लस करके। ओके, अब क्या होगा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अब ये x प्लस एक्स डैश जब इसके साथ कंबाइन होगा तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश, मतलब कि ये w जब इसमें ऐड होगा। सिमिलरली y प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, ये ब्रैकेट में से लिखा है कि ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों की एडिशन को सेपरेट जो शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया देखें बेटा, अब आपके पास 2-3 नंबर अगर प्लस हो रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो मैं अगर क्या करूँ इसको, मैं अगर मैं 1 और प्लस को 2 को सेपरेट कर लूँ ब्रैकेट में शो कर दूँ और 3 को अलग कर दूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं इसको ऐसे कर लूँ 1 को सेपरेट कर दूँ और 2 और 3 को ब्रैकेट में लिख दूँ, तो बेसिकली जब इनका रिजल्ट तो आपस में जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने रिजल्ट बनाना है बेसिकली वी प्लस डब्ल्यू वेक्टर और इनको मैंने ब्रैकेट में लेके आना और प्लस बाहर यू को सेपरेट करना है। तो इसको मैंने एसोसिएटेड लॉ प्रूव करने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया है, अब इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में x को अलग कर लिया और x डबल डैश को मैंने कंबाइन करके उसको ब्रैकेट में लिख लिया। सिमिलरली y को अलग कर लिया और y डैश और y डबल डैश को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब अगेन मैं सेपरेट करने लगा हूँ, ये जो x और y है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये मेरे पास एक वेक्टर को शो कर रहा है, इसको मैंने x y को अलग कर लिया और ये x डैश और x डबल डैश इनको मैंने सेपरेट कर लिया।
ये एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्रैकेट में आपके पास रिजल्ट है वो भी कुछ होकर रहा है कि ये वी वेक्टर के कंपोनेंट है एक्स डैश और वाई डैश, और एक्स डबल डैश और वाई डैश डब्ल्यू के आपके पास जो कंपोनेंट है, इसका मतलब है ये वी प्लस डब्ल्यू का रिजल्ट है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, यू प्लस वी इंटू प्लस डब्ल्यू, इसे स्टार्ट किया, तो आपने क्या रिजल्ट बना दिया, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू आपने शो कर दिया। इसका मतलब है आपने यहाँ शो कर दिया कि आर स्केल जो है उसमें जो वेक्टर होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ उसमें होल्ड करता है। तो इसी तरह बाकी प्रूफ भी हम कर सकते हैं, जो रियल नंबर्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इन वेक्टर्स के लिए भी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी वेक्टर्स की। आज जो क्वेश्चन हमने करना है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम देखने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट यूज होना है और इसको अपने अच्छी से समझना है। पहले आपके पास यहाँ पे पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है कि आपके पास जो टू वेक्टर्स हमने वी से टू वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू, अगर आपके पास वो स्पेस के अंदर वो पैरेलल होते हैं, कब पैरेलल होते हैं, इफ देयर इज अ स्केलर नंबर सी, मतलब कि एक स्केलर है सी, यहाँ पे सी नाम दिया हुआ है, हम जब क्वेश्चन में यूज करेंगे उसको लैम्डा जो है वो ले लेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, आपके जो जो आपके पास जो स्केलर नंबर है आप उसको कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसको सी का नाम दिया हुआ है। सच दैट कि बेसिकली जब पैरेलल होंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो वेक्टर वी होगा वो इक्वल होगा सी इंटू डब्ल्यू, मतलब कि एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा होगा डब्ल्यू से। तो ये अगर इस तरह की चीज हमारे पास हो तो बेसिकली क्या होता है, वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और हमने एक क्वेश्चन लास्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर सी पॉजिटिव होगा इसका मतलब वी और डब्ल्यू क्या होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और सी नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास दोनों वेक्टर जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। द वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इफ सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब सी की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी तब आपके पास सेम डायरेक्शन में उसका जो होंगे वेक्टर्स, और अगर वेक्टर्स एंड द वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगर सी की वैल्यू नेगेटिव हो। तो सी जो स्केलर मल्टीपल है वो डिपेंड वो बताता है आपको, अगर उसका वो पॉजिटिव नंबर है तो उसका मतलब है दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन के अंदर है, और अगर वो नेगेटिव है, सी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कोई माइनस नंबर आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो वो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमने ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन को आपने ध्यान में रखना है, इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपने इसके 4 पार्ट्स में हमने सॉल्व करने। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहला पार्ट करना है इसका। इसमें पहले पार्ट में देखें अगेन जो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन वो गिवन है जो हमारे पास के पैरेलल, बेसिकली आपको पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ये आपके पास है v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, और यहाँ आपको बताया हुआ है सी बेसिकली स्केलर है, और सी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, और सी लेस देन जीरो होगा नेगेटिव होगा तो क्या होगा। आपने क्या फाइंड करना है, पहले ए पार्ट में फाइंड टू वेक्टर्स, आपने दो ऐसे वेक्टर फाइंड करने हैं ऑफ लेंथ टू, जिसकी लेंथ टू हो। मींस लेंथ टू का मतलब क्या है, हमने पढ़ी थी जब मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन, तो मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं। इसका मतलब ये लेंथ का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल हो। ओके, अब हमें समझ आती है कि एक वेक्टर तो ठीक है हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे वो दो वेक्टर्स की बात करें तो दो वेक्टर्स आपने फाइंड करने हैं जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या था कि हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इस वेक्टर के जो है जो इस डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर का आपको पता है कि लेट करना होता है, लेट करें आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो वी कैप है। ठीक है, ये आपने शो किया हुआ यूनिट वेक्टर है, और इसका फाइंड करने का क्या मेथड है, जो वेक्टर गिवन हो उसको उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस पर्पस के लिए पहले क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपके पास 36 आ गया, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, और इसका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। और हमेशा आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास वो लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव आती है, तो 6 आ गया। अगर 6 को मैं तीनों कंपाउंड से डिवाइड कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, मतलब कि यूनिट वेक्टर जो होगा इस वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 1/3 आफ्टर जो सॉल्विंग 2 और 6 कटिंग हो गई, और 4 और 6 की भी कटिंग, 4 6 तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में। अब आपने कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं आपने जिसकी लेंथ जो है मैग्नीट्यूड 2 हो। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, देखें अभी हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी पैरेलल वेक्टर्स की, v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। तो इसमें क्या था कि हमारे पास अगर सी हम 2 पुट करें, फॉर एग्जांपल 2 इंटू दिस वेक्टर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -2 को भी मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आपके पास मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस वेक्टर के अगेंस्ट, मतलब दो पैरेलल वेक्टर फाइंड करें इसकी लेंथ 2 हो, तो मैं क्या करता हूँ, इस जो मैंने फाइंड किया आपके पास v वेक्टर के पैरेलल फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, -2v और +2v, मतलब कि ये मैं +2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा इस यूनिट वेक्टर को, और -2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो मेरे पास दो वेक्टर्स आएंगे वो पैरेलल होंगे, लेकिन एक होगा सेम डायरेक्शन में जो +2 वाला होगा, और जो -2 वाला होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप इस तरह दो वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे जो पैरेलल टू द गिवन वेक्टर आपके पास होगा।
सो मैंने क्या किया, ये यूनिट वेक्टर जो आपने फाइंड किया हुआ इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब ये 2v बेसिकली क्या है, एक पैरेलल वेक्टर है इस गिवन वेक्टर के जो कि सेम डायरेक्शन में है। और सेकंड पैरेलल वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा, मैंने क्या किया, -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वेक्टर आ गया। अब जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, आपके पास मैग्नीट्यूड देखें, क्योंकि ये माइनस साइन है, जब आप इसका स्केल लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आप स्केल लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 2 आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये जो आपने वेक्टर फाइंड किया पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और जिसको पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन जो वेक्टर आपके पास गिवन था उसके जो है सेम एज इट इज है, उसकी डायरेक्शन उसके सेम है। तो यहाँ से बेसिकली आपने दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 2 के फाइंड कर लिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन दो दो जो है वो ऑपोजिट है -2 वाले की। तो इसका बेटा ये पार्ट फर्स्ट था हमारा। अब हम देखने जा रहे हैं पार्ट इसका बी। पार्ट बी में क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है जो आपके पास अननोन है। वो क्या, आपके पास एक ए आपके पास अननोन है और आपके पास क्या गिवन है, दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। वो कहता है वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो ये वी वेक्टर है और ये डब्ल्यू वेक्टर है। इसमें ये जो है ए, ये आपके पास अननोन है, ये फाइंड करना है। और दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। अब मैंने आपको कहा कि ये आपके पास डेफिनेशन गिवन है कि वेक्टर पैरेलल होता है, बेसिकली क्या है, वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, मतलब कि एक स्केलर मल्टीपल आपके पास होता है और यहाँ पे उसको लैम्डा शो किया हुआ है। फिर मैंने आपको हम दोनों डेफिनेशन लिख दी कि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली सी की जगह मैं लैम्डा यूज कर रहा हूँ आपके पास इस जगह, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली क्या डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स की, कि वी जो वेक्टर होगा वो बेसिकली डब्ल्यू वेक्टर में एक डब्ल्यू के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा जिसको आप लैम्डा कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपने वी वेक्टर लिख दिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वी वेक्टर आपको गिवन था वो लिख दिया आपने, इक्वल का साइन आ गया और ये लैम्डा एज इट इज आपके पास आ गया। यहाँ लैम्डा की जगह आप कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं, कोई और आप वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में सी का हुआ है तो आप सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लैम्डा उसको कंसीडर कर लिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया ब्रैकेट में, आपके पास ये डब्ल्यू वेक्टर आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, ठीक है। बेसिकली हम इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन यूज करेंगे, लेकिन पहले आप लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ। ये आ गया ए लैम्डा आई, ये आ गया +9 लैम्डा जे और -12 लैम्डा के। अब आपके पास दो वेक्टर्स यहाँ पे आ गए आफ्टर मल्टीप्लाइंग और दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं उसका मतलब ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो भी आपके पास इक्वल है। सो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, बेसिकली जब आप कंपेयर करें आई कंपोनेंट को तो 1 यहाँ पे है, इसका जो आपके पास कोफिशिएंट है, और यहाँ पे क्या है ए लैम्डा, तो ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसी तरह -3 किसके बराबर होगा, +9 लैम्डा के, तो यहाँ के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। और कंपेयरिंग जी कंपोनेंट्स, तो आपके पास 4 इज इक्वल टू -12 के, तो आपके पास ये आ गई। ओके बेटा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आपने जब किए आई जे और के तो आपके पास ये तीन आपके पास इक्वेशन बनी। अब चाहे आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करें चाहे इक्वेशन 3 को सॉल्व करें, इक्वेशन 3 क्या है, 4 इज इक्वल टू -12 लैम्डा। ओके, तो आपके पास -12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 4 ओवर -12। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे, आप कटिंग करेंगे, तो 4 1 4 4 3 तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ रही है। तो चाहे आप इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें, इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लें, दोनों से आपके पास लैम्डा की वैल्यू इजीली आपके पास आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू कहाँ यूज करनी है, बेसिकली हमारा टारगेट है ए फाइंड करना, और ए कहाँ नजर आ रहा है, ए इक्वेशन नंबर 1 में नजर आ रहा है। ए मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूँ, लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली मैंने, इज इक्वल टू -1/3, तो मैंने यहाँ पे ए के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट कर दी, आ गया ए इंटू -1/3 इंटू 1। ए की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाके -3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पास -3 आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें आपने यूज की हैं, एक पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन, ये दो वेक्टर्स तब पैरेलल होते हैं जब आपके पास एक मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल जो दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो स्केलर मल्टीपल आपने लैम्डा कंसीडर कर लिया कि वो लैम्डा है या सी है जो भी है, तो आपने दोनों वेक्टर्स लिखे और लैम्डा को मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर से, और फिर आपने जो है आई जे और के कंपोनेंट्स को, उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया और तीन इक्वेशंस बनाई हैं। यहाँ से बेसिकली हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है और लैम्डा की वैल्यू को फिर आपने फर्स्ट में पुट किया और यहाँ से आपने ए की वैल्यू जो अननोन था वो फाइंड कर ली। जिसी पार्ट में आपके पास क्या है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड की जगह लेंथ का वर्ड यूज किया तो कंफ्यूज करने के लिए। तो लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वी, मतलब कि ये वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने एक पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है जिसका आपके पास क्या है, वो 5 मैग्नीट्यूड हो या उसकी लेंथ 5 हो। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन बाकी किए हैं, इसमें क्या करेंगे, आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे पहले। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका आपको पता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। और मैग्नीट्यूड आपने क्या फाइंड करना है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसका मतलब आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है, जो फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तो क्या मैं खाली 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब है उसी डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर मिलेगा।
parallel to this vector, same direction, but we want to find a vector in opposite direction. So basically आप क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है बेसिकली जो आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे उसको आप -5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 होगा लेकिन वो आपके पास माइनस शो करेगा कि वो पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया है, जो हम पहले काम करते आ रहे हैं, जस्ट इसको आप -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा, वो ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 5 आएगा और ये जो आपने लास्ट में फाइंड किया हुआ है और ये इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है माइनस शो कर रही है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन टू गिवन वेक्टर के। तो इस तरह बेसिकली आपने यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स और आपने ये फाइंड कर दिया आपने ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर। इसी तरह डी क्वेश्चन बेटा, डी पार्ट जो है उसमें आपके पास दो अननोन है ए और बी, सो दैट द वेक्टर्स 3ai और जो आपके पास ये दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल है, इसने क्या दिया पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब पैरेलल है। अगेन आपके पास जैसे बी पार्ट किया हमने, सेम आपके पास वही डेफिनेशन यूज होगी कि अगर v एंड w आर पैरेलल देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा या कोई भी एक नंबर है c, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 10 में आपने c का नाम दिया हुआ है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट के v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू w, मतलब कि वो लैम्डा w से मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर नंबर आपके पास, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं पैरेलल तब होते हैं। तो यहाँ पे v वेक्टर लिखा और यहाँ पे आपने w वेक्टर और लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा a लैम्डा इनटू i b लैम्डा इनटू j माइनस 2 लैम्डा इनटू k और इज इक्वल टू दिस, ठीक है। दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। यहाँ पे आपने क्या यूज किया, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन, जो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन है वो अप्लाई की यहाँ पे आपने। तो वो क्या कहते हैं कि जब वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल किया तो आप बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जी एन के आपके पास 3 इज इक्वल टू ए लैम्डा आ गया, y का कंपोनेंट किया तो -1 इज इक्वल टू b लैम्डा, और जो आपके पास जो z कंपोनेंट है 4 उसे कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा। अब थर्ड से देखें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 ओवर -2, तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, तो -2 यहाँ से आपने फाइंड कर लिया। अब लैम्डा क्यों जरूरी था, बिकॉज ये ए और बी फाइंड करने के लिए दोनों में आपके पास लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहले मुझे लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा फाइंड कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस लैम्डा को पुट करोगे, आपने पहले इसमें पुट किया, लैम्डा की वैल्यू -2 पुट की तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ए की वैल्यू -3/2, और जब बी में आपने लैम्डा यूज किया -2 तो वो जाके वहाँ डिवाइड होगा, तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इस तरह आपने दोनों ए और बी फाइंड कर ली। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट यूज हो रही हैं, एक पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन जो कि आपको पता होना चाहिए कि v अगर दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल कब होते हैं, जब एक आपके पास एक नंबर स्केलर नंबर हो जो मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरे वेक्टर के साथ, ठीक है बेटा। ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है। और ये c अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों वेक्टर जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर c नेगेटिव होगा तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये मेन चीज थी बेटा जो हमने यूज की है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आपका बेटा जो होमवर्क है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 10 जो बी पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, वैसे वो आपने खुद देखना है, और जो प्रूव हमने किए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के पेज नंबर 338 पे आपके पास गिवन है, वो आपने खुद करने हैं, दोबारा उसको एक दफा देखना है ताकि आपको जो है उसमें कोई चीज़ जो है वो ऐसी न रह जाए जो आपको कंफ्यूज करे। अब हम एक वीडियो देखते हैं बेटा जिसमें आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स समझाया गया है, तो इससे आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि आपके पास किस तरह इसको आप वेरीफाई करते हैं। तो आए वीडियो देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। में बेसिकली हमें प्रूव ये करना होता है कि a प्लस बी जो दो वेक्टर हैं इनका जो सम a को b से प्लस करने पर आएगा वही उसका सम b को a से प्लस करने पर भी आना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसा आपके पास यहाँ पर ये जो a है ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है b। अगर आप a को b से प्लस करते हो, लेट सपोज कुछ ना कुछ आंसर आता है, लेट सपोज 10 आता है आपके पास, तो जब b को आप a से प्लस करोगे तब भी उसका आंसर क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन b प्लस a से भी वही आनी चाहिए जो a प्लस b से आ रही थी। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दो वेक्टर कंसीडर करने होंगे। आपने दो वेक्टर कंसीडर करे a और b। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर ले लेता हूँ, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, इसके ऊपर एरो लगा देता हूँ, ये हमारे पास वेक्टर है b, इसके ऊपर एरो लगा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है हेड टू टेल रूल की मदद से।
तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा आर। आइए इसको ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। ये आपने ए वेक्टर यहाँ पे लिखा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, और ये जो बी वेक्टर है इसका जो टेल है वो ए के हेड से जाके लगेगा। तो हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। इसको हम नाम दे देते हैं बी का, इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ये बी, तो ये बी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने बी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैं दे दूंगा बी। और ये जो ए है इसको मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगा, तो इसको मैं नाम दे दूंगा ए, और इसके ऊपर एरो लगा दूंगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम रिजल्टेंट लेते हैं। ये जो रिजल्टेंट है ये टेल के टेल से जुड़ा हुआ है और हेड के हेड से जुड़ा हुआ है, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे हेड टू टेल रूल क्या होता है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि हेड टू टेल रूल क्या होता है तो आप मेरी वीडियो हेड टू टेल रूल में जाकर उसको समझ सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेल है ये टेल से जुड़ गया और ये जो हेड है ये हेड से जुड़ गया, तो ये एक रिजल्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम इन कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं। इसको मैं O का नाम दे देता हूँ, इसको P का नाम दे देता हूँ, इसको Q का नाम दे देता हूँ और इसको S का नाम दे देता हूँ। तो अब आप आए ट्राइंगल OPS। तो OPS कौन सा ट्राइंगल है? ये O, P और S। तो ये जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल है, ये OPS ट्राइंगल है। इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी कि R इज इक्वल्स टू A प्लस B, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू A प्लस B, और इनके ऊपर हम एरो भी लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हम एरो लगा देते हैं ये चीज़। अब आप देख सकते हैं ये जो R है, ये जो येलो कलर की जो एरो है ये R है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये जो R है ये बराबर है A प्लस B के, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। और अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएं, यानी कि इन ट्राइंगल OQS में जाएं, तो ट्राइंगल OQS में अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी R इज इक्वल्स टू B प्लस A, और इनको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इसके ऊपर मैं एरो लगा देता हूँ R इज इक्वल्स टू B प्लस A। तो इस ट्राइंगल की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी R इज इक्वल्स टू B प्लस A, और इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। तो आपने देखा ये जो ट्राइंगल है इसकी जो इक्वेशन है वो है R इज इक्वल्स टू A प्लस B, और इस ट्राइंगल की जो इक्वेशन है वो है R इज इक्वल्स टू B प्लस A। तो ये इक्वेशंस लिखी हुई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों R के बराबर है, मतलब इस इक्वेशन 1 का भी लेफ्ट हैंड साइड R के बराबर है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी R के बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करवा सकते हैं? कंपेयर करवा सकते हैं। तो हम करवा देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब ये कंपेयर होंगे तो सेम साइड जो होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। इसका मतलब A प्लस B जो है वो बराबर हो जाएगा B प्लस A के, क्योंकि R से R हो जाएगा कैंसिल। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A, और इनके ऊपर हम एरो लगा देंगे। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आंसर A प्लस B से आ रहा है वही आंसर B प्लस A से भी आना चाहिए। जी बेटा, देखा वीडियो में आपको ग्राफिकली क्यूमुलेटिव लॉ प्रूव करके दिखाया है। आई होप को आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में। अब जो आज के लेक्चर के बाद जो आप कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर दे पाएंगे कि इस क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर वेक्टर्स, और आल्सो इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड लॉ ऑफ एडिशन होल्ड फॉर वेक्टर्स, क्या ये दोनों लॉ होल्ड करते हैं? तो आज का लेक्चर के बाद आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। और ये आज के लेक्चर में बेटा बेसिकली हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की वेक्टर्स की, और उसके बाद हमने देखा जो हमारा क्वेश्चंस थे हमारे रिलेटेड थे वो पैरेलल वेक्टर्स से थे। उसमें हमने पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन यूज करते हुए उनको जो है जो गिवन आपके पास चीजें थी उनको यूज करते हुए आपने अननोन्स फाइंड किए। तो ये आज की एक्सरसाइज के आज के क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई बेटा। अगर आपकी कोई क्यूरीज होगी तो मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।